जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हाल ही में यूपी में आरओ का एग्ज़ाम हुआ था और जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इस समय जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है और इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर की तैयारी करनी होगी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम आरओ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उनको देखेंगे। इसके साथ साथ यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी जो करंट अफेयर्स की तैयारी है वह किस प्रकार की होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था जो कि आप कह सकते हैं कि टफ प्रश्न था। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ था? तो ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा टफ प्रश्न था क्योंकि इसमें यह पूछा गया है कि ऐसा हमारा कौन सा सेक्टर था जिसमें 2020-21 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें बजट को कम रखा गया है। तो ये आपका है मनरेगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो इस वर्ष हमारे यहाँ पर बजट में जो ग्रामीण विकास का बजट था वह आपका घटा करके 1.20 लाख करोड़ किया गया था। इससे पहले 2019-20 वाले में यह 1.22 लाख करोड़ था। तो ग्रामीण विकास में इसे कम किया गया और इसी में हमारा आता है मनरेगा। कौन सा स्कीम? मनरेगा। तो मनरेगा में भी बजट को यहाँ पर घटा दिया गया था लगभग 13%। 2019-20 में बजट था 71,000 करोड़, जबकि अगर हम लोग 2020-21 की बात करते हैं तो यहां पर इसको घटा करके 61,500 करोड़ कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही है? तो पहला कथन है कि इसे आईआईटी रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये प्रश्न दिसंबर 2019 का है और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप किसी भी ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी करते हैं यानी कि जिसमें आपका एग्जाम ऑफलाइन होता है उसके लिए आपको मिनिमम 1 साल का करंट अफेयर पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप करंट अफेयर में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो पहला इसमें था इसे आईआईटी रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसे बनाया था आईआईटी बॉम्बे ने। किसके साथ में मिलकर के? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू के साथ में मिलकर के इसे डेवलप किया था। और दूसरा स्टेटमेंट था यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृत मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। तो यह बिल्कुल सही था। तो इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि केवल सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। अगला प्रश्न था जो कि काफी ज्यादा आसान था, हिंदी जो लोग समझते हैं उनके लिए। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो ये आपका होता है चैत्र। कौन सा होता है? चैत्र इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था? तो यह पुरस्कार मिला था हमारे कोच पुलेला गोपी चंद जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे या फिर मदर टंग डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है प्रत्येक साल 21 फरवरी को और ये हम लोग कई बार क्विज में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी थीम थी लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। तो आपको याद होगा इसे हम लोगों ने डिस्कस किया है कई बार। तो 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न था भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन बनीला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको अगर याद हो तो जनवरी में जो मेडागास्कर देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीपीय देश, यहां पर आ गया था एक चक्रवात जिसका नाम था डाइन। क्या नाम था? डाइन चक्रवात इसका नाम था। और इसके लिए भारतीय नौसेना के द्वारा अपने आईएनएस ऐरावत को भेजा गया था। तो जाहिर सी बात है ये हमारा था एक डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन के लिए ऑपरेशन बनीला की शुरुआत भारतीय नौसेना ने किया था। अगला प्रश्न था संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान अजय वॉरियर 2020 किन देशों के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आपका
भारत और यूके के बीच में, यानी कि भारत और यूके के बीच में इस अभ्यास का आयोजन कराया जाता है। यूके के साथ में हम कुल 3 अभ्यास करते हैं, तो आपको उन तीनों के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। एक अभ्यास पिछले साल हुआ था, 2 इस वर्ष भारत ने किए थे, तो आपको बताना है अभ्यास का नाम, इसके अलावा कहां पर वह आयोजित किया गया था, यह भी आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न था, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट यह था कि यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला था, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और दूसरा था, इसका उद्देश्य देश में सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। तो आपको याद होगा फरवरी में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, और इसके अंतर्गत एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ में जोड़ा जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश को असम के साथ जोड़ दिया गया है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, कर्नाटक को जोड़ा गया है उत्तराखंड के साथ में, तमिलनाडु को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से एक भारत श्रेष्ठ भारत में राज्यों को एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है, जिससे वह एक दूसरे की जो भाषा है, वहाँ का कल्चर है, उसके बारे में जान सके और उसमें मिल सके। तो जो हमारे राष्ट्रीय एकता की भावना है, उसको और बेहतर बनाने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तो इसका ऑप्शन सी यानी कि 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा। अगला प्रश्न था, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है वृक्षारोपण यानी कि ट्री प्लांटेशन से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये हमारा एक जीके का प्रश्न था, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान ही आप कह सकते हैं कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपकी मछली उत्पादन यानी कि फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस की विषय यानी कि थीम थी? तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो आपको इस प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें से इस वर्ष कोई भी थीम नहीं थी। लेकिन अगर इन चारों में से आपको सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना हो तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब यह उत्तर सही क्यों होगा? देखिए, जब ये हमारा 2019 में मनाया गया था, उस वर्ष इसकी थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इस बार इसकी 2 थीम रखी गई थी। एक तो जो हमारा एसडीजी का गोल नंबर 3 है, जो कि हमारे हेल्दी लाइफ्स के लिए है, यानी कि सभी एज के लिए स्वस्थ जीवन के लिए था, और दूसरा हमारा था एसडीजी 5। एसडीजी 5 क्या है? तो यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी को अचीव करने के लिए एसडीजी 5 गोल निर्धारित किया गया है। तो 2 हमारे थे एसडीजी 3 और एसडीजी 5। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों को मिला करके इनमें से सबसे सही उत्तर होगा सतत विकास लक्ष्य। और 29 जून को हम लोग मनाते क्यों हैं? क्योंकि हमारे भारत के महान सांख्यिकीविद जिनका नाम था पीसी महालनोबिस, इनका जन्म दिवस होता है 29 जून को। अगला प्रश्न था कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला था कंगना रनौत को। किसे? कंगना रनौत को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न था, जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे? तो पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इस वर्ष कुल मिलाकर के 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। कौन कौन? अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, चन्नू लाल मिश्रा जी हैं, और एक है मॉरिशस के अनिरुद्ध जगन्नाथ, जॉर्ज फर्नांडिस जो कि हमारे पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके थे, उसके अलावा थे विश्वेशा तीरथ, और एक हमारी थी खिलाड़ी मैरी कॉम। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो जो हमारे अरुण जेटली जी थे, इनकी भी डेथ हो चुकी है, सुषमा स्वराज जी की भी डेथ हो चुकी है, जॉर्ज फर्नांडिस की बात करते हैं तो इनकी भी पिछले साल ही डेथ हुई थी, और एक हमारे हैं विश्वेशा तीर्थ महाराज जो कि एक आध्यात्मिक गुरु थे, इनकी भी डेथ हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के 4 लोगों को यहां पर मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न था जो कि आप कह सकते हैं एक जीके का ही प्रश्न था। यहां पर एक तरफ आपके देश दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसकी राजधानी या शहर दिया गया है, तो आप इसको सिंपली मिला सकते हैं, और अगर आपको कोई एक भी यहां पर ढंग से पता होता है तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे कि
अगर हम लोग वियतनाम देश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको कहाँ पर मिलेगी? वियतनाम की राजधानी आपको मिल जाएगी हनोई में। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर म्यांमार की, तो म्यांमार का एक शहर है यंगून। उसी प्रकार से कंबोडिया की बात करते हैं तो कंबोडिया की जो राजधानी है वह आपको मिलेगी नॉम पेन में, और इसी प्रकार से लाओस की वियंतियन में मिलेगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन सी यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में आपको पता होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण के मद्देनजर ही हमारे जो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्हीं के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन स्टेटस ऑफ सिटी के लिए एक पुरस्कार का शुरुआत की गई थी जिसका नाम था प्रेरक दौड़ सम्मान। और अभी हमारी जो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग आई थी उसके बारे में तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इंदौर लगातार चौथे साल हमारे भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है, जबकि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह यहाँ पर भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी रही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जो आपकी जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत के किस राज्य में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपको नहीं मिलेगी? तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 4 ऐसे राज्य मिल जाएंगे जहाँ पर शेड्यूल कास्ट नहीं है। कौन कौन से? एक तो हमारा है अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक हमारा नागालैंड है ही, इसके अलावा एक हमारा लक्षद्वीप है और एक हमारा है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार शायद नहीं है, तो नागालैंड आपको ध्यान रखना है, नागालैंड, लक्षद्वीप, इसके अलावा हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आपको शेड्यूल कास्ट नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा मैं इसको भूल रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट भी था और इसके पूछे जाने की संभावना भी थी। यहाँ पर 2 कथन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या ये दोनों कथन सही हैं या ये एक दूसरे के परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं। तो पहला ऑप्शन इसमें था ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। यानी कि आरबीआई के द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत जो भी हमारी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं उनको यहाँ पर बेचा जाता है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को यहाँ पर खरीदा जाता है। तो हमारे मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई यह करती है और ये बिल्कुल सही है, यानी कि जो इसका असर्शन है वह बिल्कुल सही है। यानी कि ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा जो हमारी अल्पकालीन प्रतिभूतियां होती हैं इनको बेच करके दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है। और दूसरा यहाँ पर जो रीजन वाला कथन है इसमें आप देखेंगे कि इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर आरबीआई के द्वारा जो दीर्घकालीन प्रतिभूतियां हैं उसको खरीदा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आरबीआई यहाँ पर देती है पैसा, यहाँ पर जो लोग प्रतिभूति खरीदते हैं उनको पैसा दे रही है और इसका मतलब ये है कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट की शुरुआत वैसे सबसे पहले हुई थी यूएसए में और यह जो प्रक्रिया है वह देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए यानी कि दोनों कथन ए और आर सत्य हैं और आर जो है वो ये की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को आरबीआई के द्वारा खरीदा जाएगा तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो निवेश है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न था फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस ऑफ द कंट्री अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन फरवरी 2020 हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेट। तो ये आपकी शुरू हुई थी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न भी आपके इकोनॉमिक के करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ था। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये से कथन सही है? तो पहला कथन था कि यह भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, तो यह बिल्कुल सही था। और दूसरा स्टेटमेंट था कि यहाँ पर 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो पहले आप समझिए, जैसे मान लीजिए आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और किसी कारणवश वह बैंक दिवालिया हो जाता है
तो पहले ये नियम था यहाँ पर कि अगर बैंक दिवालिया होता है तो आपकी कितनी भी राशि जमा हो 1 लाख के ऊपर, आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही यहाँ पर दिए जाएंगे। लेकिन इस वर्ष का जो बजट था उसमें इसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिए गए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन सी यानी कि दोनों कथन करेक्ट होंगे। अगला प्रश्न था जीके का ही है, आसान सा प्रश्न था कि महासागर में जो डूबी हुई वस्तुएं होती हैं उनकी स्थिति को जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये यंत्र है आपका सोनार यानी कि साउंड रेंजिंग, साउंड मैग्नेट रेंजिंग। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। रामसर कन्वेंशन, तो ये तो हम लोग कई बार डिस्कस ही कर चुके हैं क्योंकि इस वर्ष भारत को 10 नए स्थल मिले हैं। भारत में इनकी संख्या हो गई है 37। कितनी? 37 हो गई है और ये हमारे आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न था कि डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ में सुमेलित कीजिए। तो ये हम लोगों ने बहुत ही रटके पढ़ा था कि लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था और अगर आपको याद हो तो 1-2 बार मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इसका पिछला संस्करण था वह आपका आयोजित किया गया था हैदराबाद में। और अगर आपको इन दो के बारे में पता भी चल जाता है तो भी आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सी और डी है यहाँ पर इन दोनों को एग्जैक्ट मैच किया गया है। तो हमारा जो 2020 वाला था ये कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 2019 वाला हुआ था हैदराबाद में। 2016 वाला आपका हुआ था दक्षिण गोवा में। कहाँ पर? दक्षिण गोवा में। और 2018 वाला आपका हुआ था चेन्नई में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा और ये प्रश्न शायद कुछ ही लोग सही कर पाए होंगे जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से इसकी तैयारी की होगी। वैसे भी ये 2016 का पेपर था तो हो सकता है कि इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पर डाला गया हो। अगला प्रश्न था कि ऑस्ट्रेलिया में जो फरवरी मार्च में T20 विश्व कप हुआ था महिलाओं के लिए, इसमें कुल कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? तो यहाँ पर टीमों की संख्या थी 10। कितनी टीमें थी? 10 टीमें यहाँ पर शामिल हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार इसका खिताब जीता था और फाइनल में हराया था अपने देश भारत को। बेथ मूनी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही थी। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले कौन हैं? तो ये मिला था NS धर्मसक्तु जी को। हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला था वह किसको मिला था? तो ये आपका मिला था लिप्रोसी मिशन फंड ट्रस्ट को। किसे? लिप्रोसी मिशन ट्रस्ट को ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न था फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये प्रश्न टफ था क्योंकि इसमें जो पहला ऑप्शन है वो तो आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन अगर आपको एग्जैक्ट पता रहा होगा तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। अमेरिका की प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। दूसरा था मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय संस्थान था। तो इस प्रश्न के दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो यहाँ पर यह प्रश्न राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे से पूछा गया था। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किस सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 दिया गया? तो यह प्रश्न भी पूछा जाना वैसे भी स्वाभाविक था क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ है ऑस्कर पुरस्कारों के कि कोई गैर अंग्रेजी भाषा की जो फिल्म है उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला हो। तो पैरासाइट मूवी ये हमारी कोरियन भाषा की एक मूवी थी। इसके निर्देशक कौन है? तो बॉन्ग जून हो। इन्होंने इसका डायरेक्शन किया था और इसी को इस वर्ष बेस्ट मूवी का पुरस्कार मिला था। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बेस्ट अभिनेत्री की तो रेनी जलवेगर को मिला था उनकी मूवी जूडी के लिए, और जोकर मूवी के लिए यहाँ पर किस अभिनेता को मिला था ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर अभिनेता हैं, चलिए मैं बता देता हूँ, जोकिन फिनिक्स। तो जोकिन फिनिक्स को बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न था फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर राम मंदिर ट्रस्ट के बारे में पूछा गया है और अगर आपको इनमें से किसी एक का उत्तर पता है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो आपको ये शायद तो पता ही रहा होगा कि महंत नृत्य गोपाल दास इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये मैंने आपको बताया भी था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बी यानी कि
ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला करेक्ट होगा। नृपेंद्र मिश्रा जो कि पूर्व सचिव थे पीएमओ के, उन्हें मंदिर निर्माण समिति का प्रमुख बनाया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न था कि फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची में 2019 की भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन थी? तो यहाँ पर हमारी रही थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर से ही था, जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टफ ही था, क्योंकि 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए थे। तो प्रश्न इस प्रकार से था कि अमेरिका आधारित थिंक टैंक जिसका नाम है जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020, इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन यहाँ पर था कि भारत की जो जीडीपी है 2019 में रुपए 209 लाख करोड़ की थी। तो इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि 1 ट्रिलियन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 ट्रिलियन का मतलब हो जाता है लगभग 70 लाख करोड़ रुपए। कितने? 70 लाख, या डॉलर का रेट रहा हो ज़्यादा तो 72 लाख करोड़ रुपए। भारत की जीडीपी वैसे डॉलर की बात करते हैं तो यह थी 2.94 ट्रिलियन डॉलर। तो इस प्रकार से 209 लाख करोड़ ये थी, बिल्कुल सही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी, ये भी बिल्कुल सही था। और भारत ने पीछे छोड़ा था 2 देशों को, एक है ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न था वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है ये आपका है उत्तराखंड के देहरादून में। ये प्रश्न थोड़ा सा आप कह सकते हैं टफ था। वैसे अगर हम लोग मरीन के नाम से बात करते हैं तो आपको कई सारे पार्क हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि समुद्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि ओसनिक नेशनल पार्क कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कच्छ। कौन सा? कच्छ नेशनल पार्क, जो कि आपका गुजरात में है। इसे हम लोग ओसनिक नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और अगला प्रश्न था कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये आपकी वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चलती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको डिस्कस किया, और इससे आप इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो करंट अफेयर की आपकी तैयारी है उसमें आपको वन लाइनर के साथ साथ उसके जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है उनके ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि अगर आप उनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो यह संभव है कि आप उस प्रश्न का सही उत्तर ना दे सके। तो इसीलिए करंट अफेयर को थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ने की जरूरत है। और आप देख रहे होंगे कि अब कई सारे प्रश्न आपको यूपीएससी के लेवल के भी मिल जाते हैं, इसीलिए आपको अपनी तैयारी को और बेहतर करने की जरूरत है। तो इस वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।